सर, मैं मेघना राय वाराणसी से शौर्य का आलोक एवं प्रीति के स्वर कार्यक्रम में इस आभासी मंच पर व यूट्यूब पर उपस्थित सभी सुधी जनों का अभिनंदन व तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही में आप सभी को जनतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस 73वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज इंडोलॉजी फाउंडेशन के संस्थापक श्री ललित सर और उप संस्थापक श्री प्रवीण सर और साथ में अमन जी, वैशाली जी, सुधांशु जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इस मंच पर आने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। गणतंत्र दिवस की इस शुभ बेला पर मैं सभी गणमान्य कविजनों, कवि व कवित्रियों का भी स्वागत करती हूँ कि वो अपने वक्त व्यस्त समय में से कुछ वक्त निकाल के हमें दिया और अपनी भावनाओं को प्रकाशित करने का कार्यक्रम हमें अवसर प्रदान किया। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जो नजीबाबाद से हैं और चित्रकला विभाग में प्रोफेसर के पद पर हैं। लता प्रसाद जी जुड़ी हैं जो पटना से हैं, मध्य भाषा विभाग बिहार से भाषा शिक्षिका के पद पर हैं। फिर स्वयं सत्य प्रकाश अवस्थी जी जुड़े हैं जो उन्नाव से हैं और वर्तमान में वकालत से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आदरणीय सपना सीपी साहू जी हैं जो स्वतंत्र लेखिका हैं और इंदौर से जुड़ी हुई हैं। फिर साथ में हमारे साथ जुड़े हैं पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय के डॉक्टर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। ये सभी अपने अलग अलग क्षेत्र से हैं लेकिन काव्य सर्जन में और साहित्य में अपनी अदम्य लेखनी से प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बाद मैं ललित सर को जो इंडोलॉजी फाउंडेशन के संस्थापक हैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने हमें व्यक्त करें। सभी को मेरा नमस्कार। वरिष्ठता के क्रम से पिछले एक वर्ष से आप सब लोग जुड़े रहे हैं और वरिष्ठता के क्रम से मैं आदरणीय डॉक्टर सत्य प्रकाश अवस्थी जी, मेघना जी, डॉक्टर भरत प्रसाद जी, लता जी, ऋतु अग्रवाल जी, वर्षा जी और एक वैशाली जी और सपना साहू जी, सभी का अभिनंदन करता हूँ इंडोलॉजी फाउंडेशन में। और कुछ कहना चाहेंगे कि ये जनवरी का महीना है, साल की शुरुआत हुई है, किंतु जब दिसंबर का महीना चल रहा था तब हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा कि नए वर्ष का आयोजन जनवरी में क्यों हो या ना हो, हम इसे माने या ना माने, इस पर एक एक डिबेट, एक विवाद तो नहीं कह सकते किंतु एक चिंतन मनन, एक डिबेट हो रही थी। और आज उसका अवसर है कि इस बारे में हम लोग इंडोलॉजी फाउंडेशन से अपने विचार रखें और फिर इसे क्यों हमने जोड़ा है शौर्य के आलोक में प्रीति के स्वर, इस टाइटल के साथ में क्यों जोड़ा है, इसके पीछे का कोई एक चिंतन है। तो वो बात ये है कि 1785, अर्थात कितने वर्ष हुए आप लोग हिसाब लगा लें, 1785 में एक अंग्रेज विद्वान भारत आए, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी उनकी उन्होंने स्थापना की। 1783 में आए, 2 साल भारत में उन्होंने गुजारे थे और 1785 में उन्होंने जब भारत और रोमन अर्थात इटली की संस्कृतियों का आपस में अध्ययन किया तो पाया कि जो हमारे भगवान गणेश है वो गणेश इटली तक उनकी कथा पहुंचते पहुंचते उनके व्यक्तित्व का रूपांतरण कर जनुष बना देती। जनुष, हमारे गणेश एक सिर हैं, एक सिर के हैं और जो जनुष हैं वो 2 सिर के हो जाते हैं इटली तक पहुंचते पहुंचते। तो गणेश और जनुष पर उन्होंने ये अपनी पहला विचार व्यक्त किया। उसके बाद भारत में हम लोग ये विस्मृत करके भूल गए कि ये गणेश और जनुष और फिर जनुष से जनवरी, ये इसके अंतः संबंध क्या है। कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि विलियम जोन्स का नाम विस्मृत हो गया तो हमें केवल जनवरी याद रही, जनुष भूल गया। और फिर जनवरी भी याद रही
तो फिर वर्ष का पहला महीना हो रहा है, ये शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत का संदर्भ भी हम विस्मृत कर गए। लेकिन ये विदेशों में यूरोपीय विद्वान इस पर काम करते रहे, एडमंड मूर वगैरह इन लोगों ने काम किया, और उस वो जो थ्रेड थी, वो जो सूत्र था, उस सूत्र को आगे बढ़ाया। तो विलियम जोन्स ने कहा था कि गणेश, इसकी शुरुआत द्वार के पास गणेश स्थापित होते हैं। तो जब वर्ष की शुरुआत हो रही है द्वार के साथ, तो उनका देवता जनुस, जो कि वास्तव में गणेश है, इसलिए हम जनवरी में नए वर्ष का सेलिब्रेशन या उत्सव मनाया करें। तो ये इसके पीछे का एक संदर्भ है, जो हमें हिंदू लोगों को या सनातनी लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे में विदेश, हमारी संस्कृति के विदेश में व्यापक प्रसार होने के बाद हमारी ही भारतीयता किसी दूसरे रूप में वापस आ रही है। तो हम अपने को संकीर्ण न करें, ये हमारा भारतीय है कि नहीं है, कि रूपांतरित हुआ नहीं हुआ। क्योंकि जब भी, कई बार, मैं बहुत पहले जब विद्यार्थी हुआ करता था, जब हमें थोड़ी समझ विकसित हो गई, पहले हम लोग अंग्रेजी का विरोध करते थे शुरू में हम लोग, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था और विरोध किया करते थे, हिंदीवादी थे। किंतु बाद में जैसे जैसे बड़े हो गए, अध्ययन थोड़ा हुआ और इस समझ विकसित हो गई, तो मैं ये कहने लगा था कि जब हम अंग्रेजी जितनी शुद्ध बोलते हैं, हम उतनी ही ज्यादा संस्कृत भी बोलने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द और उसके व्याकरण का विन्यास इस संस्कृत पर ही आधारित है। तो हमें किसी भाषा और संस्कृति से, हमें किसी उत्तेजना में आकर के अपने को सीमित नहीं करना चाहिए कि हमारा प्रत्यक्ष में है, क्योंकि, या नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्षतः हमारा ही होगा, क्योंकि हम सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। तो हम उस बात को ध्यान रखें थे। तो जनवरी महीने की बारे में मैंने बात कही। दूसरी बात थी शौर्य। तो जनवरी महीना शौर्य का महीना इसलिए है क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में हमारे शौर्य की पताका स्वामी विवेकानंद ने फहराई अमेरिका जा करके इसी महीने 12 जनवरी को। और फिर उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं, उनके गुरु भाई थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, उनसे बड़े थे स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी ब्रह्मानंद और विवेकानंद में दो अलग अलग गुण थे। विवेकानंद लीडिंग पर्सनालिटी थी, नेतृत्व क्षमता के साथ में रखते थे, लेकिन मैनेजमेंट, प्रबंधन की क्षमता स्वामी ब्रह्मानंद की थी। तो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दोनों को अलग अलग कार्य दिए। जो जो उनके मठ की, स्वामी रामकृष्ण मिशन की, इसका जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, स्वामी ब्रह्मानंद को दिया, वही उसके प्रथम अध्यक्ष हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और स्वामी विवेकानंद थे जो नेतृत्व कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के अलग अलग रोल थे। तो स्वामी ब्रह्मानंद से मुलाकात हुई किनकी? सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, 15 साल के थे, 15-16 वर्ष के थे वो, कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उन्हें मना किया स्वामी ब्रह्मानंद ने। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दूसरा रोल है, आपका दूसरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य की पूर्ति करो। तो फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। तो शौर्य के दो उपादान हुए। एक स्वामी विवेकानंद की वजह, जिन्हें रोमा रोला ने कह दिया है कि वो योद्धा सन्यासी थे। दूसरे, आजाद हिंद फौज से भारत की आजादी के लिए पहला संघर्ष करने वाले सुभाष चंद्र बोस। तो हम इन दोनों जो हमारे नायक हैं, उन नायकों के साथ, और दोनों में कविता का भाव था। विवेकानंद जी ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, अंग्रेजी में लिखी हैं, बांग्ला में लिखी। जो बांग्ला में लिखी हैं उनका भी अंग्रेजी, उन्होंने अमेरिका पर लिखा, भारत पर लिखा, मृत्यु पर लिखा। और उनकी जिस दिन की मृत्यु हुई है 4 जनवरी, सॉरी 4 जुलाई, तो उस 4 जुलाई पर भी लिखा। अपने मृत्यु के दिवस पर 4 साल पहले एक कविता लिखी है। तो ये सब लिखा हुआ। तो इसलिए शौर्य का आलोक, और फिर प्रीति का स्वर, क्योंकि शौर्य जब होगा तो प्रीति उत्पन्न होगी। तब एक बात है, देखिए, आप लोग सब जानते हैं और बार बार कहते होंगे कि भारत में छायावाद के दौरान एक कवि हुए, कवि सुमित्रा नंदन पंत। उन्होंने अपने अनुभव को ऐसे व्यक्त कर दिया कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से बही होगी कविता अनजान। ये उनका उनका अनुभव था। वो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन इसे मिथक बना दिया गया। कविता केवल वियोगी व्यक्ति या विरही व्यक्ति
उसके मनोभाव से नहीं उपजती है। हम कहते हैं, हम मिथकों के खिलाफ इंडोलॉजी फाउंडेशन में संघर्ष करते हैं, और मिथकों की जगह उक्त या उखान, जिसे हम गांव में कहेंगे, अपने उत्तर भारत से जो उत्तर प्रदेश से लोग हैं जानते होंगे उखान, उसका हिंदी है उपाख्यान। तो उक्त उखान और उपाख्यान इस पर कार्य करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, इस पर बल देते हैं। इसमें अनूठा लोक संचित ज्ञान और विवेक की छोटी सी एक व्यंजना छुपी होती है, लेकिन हम मिथक स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमने सोचा कि जनवरी महीने में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन सभी आदरणीय कवि गणों को आमंत्रित किया जाए, और इस नए बिंदु पर, वैचारिक बिंदु पर, शौर्य का आलोक एवं प्रीति के स्वर, इस पर काव्य पाठ सब लोगों से सब लोग यदि करें तो भारत को नया विचार, नई प्रेरणा मिले। इस नई प्रेरणा के लिए ही आप सबको आमंत्रित किया गया है, सादर एवं श्रद्धापूर्वक। तो हमें फाउंडेशन की तरफ से यही कहना था। आगे मैं मेघना जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को यथानुसार यथोचित रूप से आगे बढ़ाए। धन्यवाद एवं नमस्कार। मेघना जी। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। जनुष शब्द का की व्युत्पत्ति सब जानकारी नहीं थी। वियोगी के ऊपर भी बहुत अच्छा संवाद रहा, हमने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा लगा आपके संवाद सुनकर। आगे मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय ये 2 शब्द मैं कहना चाहती हूँ आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। सीमा पर मरने वालों का है देवलोक भी स्वागत करता। सीमा पर मरने वालों का है देवलोक भी स्वागत करता। आरती दीपक थाल लिए वीरों पर पुष्प वृष्टि है करता। शहीदों को नमन। उनको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी को। आदरणीय डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी वर्तमान में चित्रकला विभाग हर्ष विद्या मंदिर में पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही ये रेडियो जॉकी आकाशवाणी नजीबाबाद में अपनी सेवा देती हैं। इनकी रुचि कविता, लेख, गजल, समीक्षा में है। महिला सेवा संगठन नजीबाबाद से जुड़कर ये समाज सेवा भी करती हैं। अखिल भारतीय वाणी हिंदी संस्थान नजीबाबाद की फाउंडर मेंबर भी हैं। ऐसी प्रतिभा की धनी स्वतंत्र चित्रकार आदरणीय डॉक्टर वर्षा जी को आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। जी जी, स्वागत है। आइए। धन्यवाद मेघना जी। आपने स्वागत तो है। बहुत ही पहले तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके मंच से जुड़ सकूं और अपनी बात को कह सकूं। ये एक अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 1 साल से मैं बहुत सारी चीज़ों से दूर थी। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा संघर्ष का समय रहा मेरा, और उस संघर्ष के समय को मैंने हंसते हुए निकाला। ये शायद मेरे परिवार और शायद आप जैसे सभी लोगों की उससे रहा कि मैं 1 साल के बहुत कठिन सफर से निकल के आज सब आप सबके समक्ष बैठी हूँ, आप सबके बीच में बैठी हूँ, और ललित जी हमारे बीच में हैं। शायद मेरी ललित जी से पहले जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी थी तभी एक बार शायद बात भी हुई थी। उसके बाद आज, लेकिन रूबरू देखने की बात अलग होती है, मिलना अलग होता है। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ, शायद ये कोरोना ने कुछ अच्छा भी किया है कि कम से कम हम जहाँ नहीं जा सकते थे वहाँ हम एक मंच पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक दूसरे से पहचानें बढ़ती हैं, बहुत दूर तक हम पहुँच जाते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस मंच से मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेघना जी जो आज की संचालिका हैं, बहुत अच्छा आपका मुझे व्यक्तित्व लगा, बहुत बढ़िया आपने मेरे से उस दिन बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से। और अमन जी हैं वो भी जुड़े हुए थे, और श्री भरत प्रसाद त्रिपाठी जी, लता जी, सत्यप्रकाश जी, सपना जी, आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी को नमस्कार और मंच को नमन करती हूँ। बहुत सारी बातें तो वैसे लगता है कि जब हम जुड़ते हैं तो बहुत सारी बातें अनायास ही निकलती चली जाती हैं। मैं जब अपने आकाशवाणी पे भी प्रोग्राम देती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं उनपे। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब लोगों के पत्र आते हैं कि आपने वर्षा जी ऐसे कहा, वर्षा जी ने कहा, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। आज के समय में पत्रों को पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है अपने में।
सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे ललित जी ने बताया जनवरी माह का, वो बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मिथक तोड़ने ही चाहिए। बहुत सारी हमारे समाज में मिथक बनते चले जाते हैं और हम उन्हें फॉलो करते चले जाते हैं। वो मिथक भी टूटने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज जैसा कि हमारे नजीबाबाद से ही आप सब जानते होंगे, दुष्यंत त्यागी जी जो बहुत बड़े कवि रहे हैं, गजलकार रहे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने लिखा है, आप सभी जानते होंगे। तो वो नजीबाबाद के पास में, उनकी 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगी मैं। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख, पर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख। बहुत अच्छी बात कही है दुष्यंत जी ने। उन्होंने हमेशा जो सच्चाई है उसको जमीन पे उतारा है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ते बादलों को और गजलों को ही सब चीज़ों को स्थान दिया, लेकिन उन्होंने उनका जैसे उनकी एक जो लाइनें हैं वो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जब मैं 1 साल अपनी बीमारी से संघर्ष किया तो मुझे ये पंक्तियां हमेशा याद आती थी और मैं हमेशा दोबारा से उठ के खड़ी हो जाती थी कि हाँ सही बात है, हम अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज तो 26 जनवरी है उसी के ऊपर अपनी कुछ लाइनें रखना चाहूंगी। आजादी के मतवालों को मिली, आजादी के मतवालों को मिली अधिकार जताने की आजादी। क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पे तो हमें मिली कि आज हमारा देश हमारा हो गया, लेकिन गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं तो हमें बहुत सारी आज़ादी मिली। आज़ादी के मतवालों को मिली अधिकार जताने की आज़ादी, अपने व्यवहार की आज़ादी, रस्मों रिवाजों की आज़ादी, अपने व्यवहार की आज़ादी, रस्मों रिवाजों की आज़ादी, नया ख्वाब बुनने की आज़ादी, नया ख्वाब बुनने की आज़ादी, नया इतिहास लिखने की आज़ादी। ये मेरा देश है मेरी शान, ये मेरा देश है मेरी शान, चारों ओर परचम लहराने की आज़ादी, कि मैं अपना परचम कहीं तक भी लहरा के आ सकता हूँ। बहुत किए हैं हमने बलिदान, बहुत किए हैं हमने बलिदान, तब मिली है हमको आज़ादी। बहुत किए हैं हमने बलिदान, तब मिली है हमको आज़ादी। इसकी आन बान और शान, इसकी आन बान और शान, इनसे खेलने की किसी को नहीं मिली आज़ादी, इनसे खेलने की किसी को नहीं मिली आज़ादी। 26 जनवरी को न तुम एक दिन ही आज़ादी समझो, 26 जनवरी को न तुम एक दिन की आज़ादी समझो, इसी आज़ादी ने आज़ादी दी है, आज़ादी से उत्सव मनाने की आज़ादी, आज़ादी से उत्सव मनाने की आज़ादी। रैप का इसमें ऑप्शन था, देखते हैं। आवाज सही नहीं आ रही सर? नहीं, इसमें इस आभासी प्लेटफॉर्म में एक क्लैपिंग का देख रहा था मैं, एक ऑप्शन हुआ करता था। तो उसका आप सब प्रयोग लोगों हम ने लोग बहुत करते ध्यान थे। से सुना, उसी के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद। सच में क्लैपिंग की जरूरत नहीं। यस राइट, गुड, यस धन्यवाद। ये क्लैप ये सभी आप सब लोग जो है इसमें शेयर के जो अगला बटन है, आइकॉन है, उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो हम लोग एक दूसरे की इस तरह से जी बिल्कुल। जो हौसला अफजाई कर सकते हैं। एक जब ये सैनिक जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर और एक नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता है, तब उसके मन के क्या एहसास होते हैं वो मैंने कुछ शब्दों में यूं ही उतारा है। मिलन के बाद बिछड़न का एहसास, क्या किस्मत में, क्या किस्मत में इतना ही मिलन था। मतलब वो उसका पति चला जाता है उसे छोड़ के, और
वो शहीद हो जाता है, तब वो उसकी पत्नी कह रही है कि क्या किस्मत में इतना ही मिलन था, क्या किस्मत में इतना ही मिलन था, अभी तो नजरें भरकर देखा भी ना था, अभी तो नजरें भर के देखा भी ना था, दिल को तुम्हारे आगे खोला भी ना था, दिल को तुम्हारे आगे खोला भी ना था। छुअन का एहसास, छुअन का एहसास अभी सिर्फ सपनों में ही था, छुअन का एहसास अभी सिर्फ सपनों में ही था, अभी तो जी भर के बातें भी न की थी, अभी तो जी भर के बातें भी न की थी, अभी धड़कनों ने धड़कना सीखा था, अभी तो धड़कनों ने धड़कना सीखा था, पास आकर भी बहुत दूरी थी, पास आकर भी बहुत दूरी थी, वो हमारे प्यार की मजबूरी थी, वो हमारे प्यार की मजबूरी थी। रातों पर अभी सपनों ने कब्जा किया था, रातों पर अभी सपनों ने कब्जा किया था, मिलन में अभी बहुत दूरी थी, मिलन में अभी बहुत दूरी थी। इस एहसास को कफन न पहना देना, इस एहसास को कफन न पहना देना, अभी तो दुल्हन का लिबास खरीदा है, अभी तो दुल्हन का लिबास खरीदा है, अभी तो श्रृंगार की रस्म अधूरी है, अभी तो श्रृंगार की रस्म अधूरी है। ये एक बहुत ही इमोशनल। जब चलते हैं और देखते हैं कि बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती चली जाती हैं। एक जैसे अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और सभी लोगों ने कहा कि भी बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेज किया कि सूरज सर का सिलेबस कंप्लीट हो गया और वर्षा मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं। तो कभी ये सब चीजें बड़ी वो हो जाती हैं। तो उसमें छोटा सा मैंने लिखा कि वर्षा को कौन लिख सका, वर्षा को कौन लिख सका भला आज तक, वो तो खुद एक कहानी है। वर्षा को कौन लिख सका भला आज तक, वो तो खुद एक कहानी है। अनेक यादों को समेटे है, अनेक यादों को समेटे है, कभी इठलाती कभी रूठ जाती, कभी इठलाती कभी रूठ जाती, कभी आंसुओं को शिव हलाल जैसे स्वयं पी जाती, कभी आंसुओं को शिव हलाहल जैसे स्वयं पी जाती। अल्हड़ सी कभी, अल्हड़ सी कभी मतलब जब बहुत बरसती है तो वो कभी अल्हड़ सी हो जाती है, तो अल्हड़ सी कभी खुद पर ही इठलाती। कभी कभी वो ऐसा लगता है, हम कहते रहते हैं भाई बारिश रुक जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए, लेकिन वो ऐसे मस्त होके बड़ी तेज जब हवा चलती है तो बड़ी अल्हड़ हो जाती है बारिश। तो अल्हड़ सी कभी खुद पर ही इठलाती, अल्हड़ सी कभी खुद पर ही इठलाती, मोर पपिया सब उसके संग, मोर पपिया सब उसके संग करते बहुत धमाल, वर्षा जब आती खिल जाते फूलों के भी गाल, वर्षा जब आती खुल जाते फूलों के भी गाल। मैं मेघना जी से पूछना चाहूंगी। बहुत अच्छा, आपने तो बसंत भी लाने का माहौल बना रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 बिल्कुल। क्या मैं मेघना जी से पूछ सकती हूँ, क्या मैं एक रचना और अपनी प्रस्तुत कर सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर। बिल्कुल मैम। देखिए, प्यार की पराकाष्ठा शायद कोई नहीं कह पाया होगा, लिखा सभी कवियों ने है प्यार के लिए, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने लिखा कि ये जब उम्र ढल जाती है, ये वो वाला प्यार है जब उम्र ढल जाती है, बच्चे अपने में चले जाते हैं, अपने अपने कामों में। मेरे बच्चे भी खूब बड़े हो गए हैं, तो अब ये होता है कि पति पत्नी होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो लगता है बहुत समय है, लेकिन उनका भी कभी होता है कि चलो कहीं दूर चलें और जहाँ आराम से बैठ के बातें करें। तो ये उस समय की है कुछ लाइनें। दूर एक पहाड़ी पर, दूर एक पहाड़ी पर शाम ढले, दूर एक पहाड़ी पर शाम ढले, मोमबत्ती जली हो, मोमबत्ती जली हो, दो जाम छलक जाए, मोमबत्ती जली हो, दो जाम छलक जाएं, न पता होगा रात का सन्नाटा, न पता होगा रात का सन्नाटा, न पता होंगी पहाड़ी की तन्हाई, न पता होंगी पहाड़ी की तन्हाई, सिर्फ होंगे दो जिस्म जिनमें होगी एक ही सांस, सिर्फ होंगे
दो जिस्म जिनमें होंगी एक ही सांस, पल पल को जी रहे होंगे। मतलब सिर्फ अपनी बातें होंगी, किसी से कोई, उन्हें यही नहीं पता आसपास कौन है क्या है, कुछ नहीं पता। पल पल को जी रहे होंगे, समेट रहे होंगे अनमोल यादों को। पल पल को जी रहे होंगे, समेट रहे होंगे अनमोल यादों को, कि कब हमारी शादी हुई, कब छोटे बच्चे से बड़े हो गए, और कैसे सब चीजों को बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, अनवरत देखते होंगे एक दूसरे को, अनवरत देखते होंगे एक दूसरे को। प्यार के समंदर की गहराइयां होंगी, प्यार के समंदर की गहराइयां होंगी, उन दोनों के प्यार की, उन दोनों के प्यार की गवाह एक तुम एक मैं, और बस खामोशियां होंगी, और बस खामोशियां होंगी। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा किया। बहुत ही रोमांटिक माहौल बना दिया हाँ, आपने, बहुत ही अच्छा। ये होता है क्योंकि ये सिर्फ मैंने एहसास किया है इसका। थैंक ये यू। बच्चे बड़े हो जाते हैं, और मेरी बिटिया जॉब करती है, बेटा भी बाहर पढ़ रहा है, तो हस्बैंड वाइफ होते तब वास्तव में यही समय होता है जब आप अपनी पुरानी बातों के, बच्चे कैसे बड़े हुए, वो जब बड़े होते जा रहे हैं तब याद नहीं होता, इस समय आके याद होता है, और यही समय होता है जब हम एक दूसरे को समय दे पाते हैं थोड़ा सा। ये एहसास ही तो है जो हमारे कलम की ताकत से पन्नों पर उतर आते हैं। बिल्कुल सब एहसास बिल्कुल हैं। बहुत अच्छा समा बांधा आपने, और आप सच में एक चित्रकार हैं जो साहित्य में भी विभिन्न हर तरह के रंग आपने डाले। बहुत अच्छा समा बांधा, आजादी से लेकर एक संवेदना से लेकर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अब इसी हाँ कड़ी में बिल्कुल, मैं आपकी जी कविताओं बताइए। से तो चित्र ही सामने उभर आया, इतने अच्छे तरह से आपने प्रस्तुत भी ये किया। जी थैंक यू। मैं चित्र से मुझे कुछ बात याद आ गई। अब जो साहित्य के प्रोफेसर्स हैं, उनसे उनसे निवेदन रहेगा कि हमारी हिंदी में जो शुरू में हुई थी, हिंदी आदि काल का जो कालखंड था, उसमें वो संस्कृत से एक्चुअली शुरू हुआ है। चित्र काव्य लिखे गए, तो चित्र काव्य ऐसे थे कि यदि हम उन्हें कागज में लिखें और उसमें वर्ण और छंदों का इस तरह से क्रम बन जाता है कि यदि कागज में लिखे जाएं तो उससे चित्र बन जाते हैं, तो चित्र काव्य हो गया। तो इस पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बस कहीं पढ़ने को मिला था कि उसमें कविता भी है, भाव भी है, सौंदर्य भी है, साथ ही साथ चित्रमय है। तो शब्द के शिल्प से चित्र बनाए जाएं वो तो एक दूसरी बात है ही है, लेकिन उसे लिख दिया जाए तो लिखने से भी चित्र बन जाता है। ये और दुनिया में कहीं हुआ नहीं, ये सिर्फ भारत में ही ऐसी बातें हुई। तो इस पर यदि कोई और या ऐसे कोई चित्र काव्य फिर से शुरू किए जाए, क्योंकि ये 100-200 साल का समय था, 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास का, इस दौरान ये लोग हमारे भारत में प्रतिभा का विकास हुआ। उसके बाद वो प्रतिभा कहीं छुप गई। तो अब तो शब्द और काव्य से ही चित्र हैं, उनमें सजीव चित्र नहीं है। तो यदि आप लोग शुरू करें इसे तो बड़ा अच्छा होगा। हालांकि मैंने उन चित्र काव्य कुछ पढ़े तो मुझे समझ में नहीं आया कि अभी सिर्फ लिखे तभी समझ में आए। तो हम कंप्यूटर से भागे, अभी तो टेक्नोलॉजी है, तो कोई कवि पढ़ते जाए तो साथ में वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वैसे चित्र बनते चले जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता सर बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बोलना चाहूंगी अमन जी, वो ललित जी, कि हाँ वास्तव में ये मैंने किया हुआ है। एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम था, और उसमें सरस्वती वंदना का था, तो उसमें हमने करवाया था कि बच्चे नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते उधर सरस्वती वंदना चल रही थी, और बच्चे नृत्य करते हुए ही सरस्वती की जो पेंटिंग है वो कैनवास पे डांस करते करते ही बना रहे थे। और वो अच्छा। बिल्कुल, और इधर सरस्वती वंदना चल रही थी, और उसका ही फिर रिपीट किया था हमने फिर गणेश वंदना पर। स्टार्टिंग में गणेश वंदना चल रही है और बच्चों ने डांस करते हुए, वो नृत्य करते करते वो गणेश जी की पूरी पेंटिंग कैनवास पे, और वो रंग सिर्फ रखे हुए थे और सिर्फ हाथों से ही बनाना था, ब्रश नहीं यूज करने थे उसमें, वो हाथों से ही बनाई थी। ये सब मैंने किया हुआ है सर कॉलेज में, और बड़ा अच्छा लगा। वो जो भी लोग आए बाहर से तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये चीज। जी जी बिल्कुल अनूठी सी बात है। तो मोमबत्ती के जाम, मोमबत्ती से जाम तक हम लोगों ने सुना। वो आगे मेघना जी। जी सर, इसी कड़ी में अब आगे मैं
आदरणीय लता प्रसाद जी को आभासी मंच पर स्वागत करती हूँ। वर्तमान में ये मध्य विद्यालय में भाषा शिक्षिका के पद पर बिहार में कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी भाषा साहित्य पर कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ मैं बता रही हूँ यहाँ पर। बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इनको 36वां, 38वां, 39वां व 40वां महाधिवेशन सहभागिता सम्मान प्राप्त है। बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन से ही विशिष्ट सेवा सम्मान प्राप्त हुआ है। फिर इन्हें आगे अंग मदद फाउंडेशन द्वारा तिलक माझी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। राष्ट्रीय कवि संगम पटना सम्मान, ओपन माइक ऑनलाइन काव्य पाठ सम्मान, बिहार सिविल सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान, विष्णु प्रभाकर साहित्य सम्मान दिल्ली से प्राप्त हुआ है। साहित्य सरोज स्मृति की ओर से स्वर्गीय राम किशोरी गुप्ता जी स्मृति सम्मान। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी लता प्रसाद, आदरणीय लता प्रसाद जी को मैं आभासी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ और आइए अपना प्रस्तुति दें। जी हेलो आदरणीय लता प्रसाद, आइए मैडम, स्वागत है आपका। जी, आप सबको प्रणाम। मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ कि आज इतनी दूरी से मैं आपके पटल से जुड़ी हूँ इंडोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा। आप सबका नव वर्ष में स्वागत है इस नए वर्ष में, और सबको बसंत मुबारक, क्योंकि मौसम बसंत का आ गया है। सबको बसंत की हार्दिक बधाई जी। बहुत अच्छा उन्होंने जो ये रामकृष्ण मिशन के बारे में सुनाया ललित जी ने, बहुत ही अच्छा लगा कि ब्रह्मानंद और विवेकानंद की जो कुछ संस्मरण थे उन्होंने बताए, बहुत ही खूबसूरत। और मैम की कविता भी बहुत अच्छी थी। एक छोटी सी रचना से मैं काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूंगी कि समंदर से खोज लाता मोती कोई, मैं वो तो नहीं। समंदर से खोज लाता मोती कोई, मैं वो तो नहीं। पहाड़ों को कर जाता फतह कोई, मैं वो तो नहीं। मैं तो बस दिलों में हलचल मचाए रखती हूँ, और सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ, और सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ। तो इसी के साथ, और मैं पिछले 5 वर्षों से, 5 नहीं अब 6 वर्ष होने वाले हैं, 6 वर्षों से प्रतिदिन रूटीन कविता लिखती हूँ। तो आज की कविता जो हमने लिखा है 4 पंक्ति की मुक्तक है, मैं सुना देना चाहती हूँ कि तथ्य की तस्वीर बनी नहीं, तथ्य की तस्वीर बनी नहीं कभी कहीं, तथ्य की तस्वीर बनी नहीं कहीं, किस्मत की लकीर छिपी नहीं कभी कहीं। गरिमा स्वदेश की बचा ले हम, गरिमा स्वदेश की बचा ले हम जी जान से। संविधान एक है पर विधान सबका एक नहीं, संविधान एक है पर विधान सबका एक नहीं। तो ये मुक्तक जी आज का मुक्तक था, आज आप लोगों तक पहुंचा। और एक कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि हम किसी भी उम्र पे चले जाएं, मगर एक बच्चा जो है हमारे भीतर कुलबुलाता रहता है, और हमको गुदगुदाता रहता है, बहुत सारे संस्मरणों से जोड़ता रहता है, और हमारे अकेलेपन में भी वो बचपन की यादें आदमी को तरोताजा कर जाता है। तो इसी में मैंने एक कविता लिखा है, आपके और मेरे भीतर। मेरी कविता का शीर्षक है जी कि एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अब भी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। वह मांगता है मासूमियत भरे एहसास के क्षण, और चाहता है रूठने पर मनाता रहे कोई। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक सच्ची अनुभूति सहलाती है तुम्हारे और मेरे मन को, एक सच्ची अनुभूति सहलाती है तुम्हारे और मेरे मन को। टूटे हुए खिलौनों की याद दिला जाता वो चोर वो सिपाही धमा चौकड़ी करता हुआ, वो चोर वो सिपाही धमा चौकड़ी करता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। और अगला बंद देखें कि दादी नानी की हिदायतों में खुद को घोलना कठिन था, दादी नानी की हिदायतों में खुद को घोलना कठिन था। कठिन तो अभी तंग करती है, और आप कहते हैं नाती बहुत तंग करता है।
इस तरह से हम अपने पीढ़ियों के साथ सामंजस्य इस तरह हम करते हैं अपने मजे के साथ, उम्र के हिसाब से, कि दादी जरा आवाज नहीं संभल। आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही मैम आप। जी जी, वो अब ठीक है? हेलो हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। तो कहेंगे कि दादी नानी की हिदायतों में खुद को घोलना कठिन था, कठिन तो अब भी है नई पीढ़ी की सीट संभालना, और जरा संभल के भी लड़खड़ा जाना और लड़खड़ाते हुए संभलने की कोशिश करना। जरा संभल के भी लड़खड़ा जाना और लड़खड़ाते हुए संभलने की कोशिश करना। दूर तक दिल की गहराइयों में बसी नन्ही शरारतें, दूर तक दिल की गहराइयों में बसी नन्ही शरारतें, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी। और एक अगला बंद देखें कि तोतले से शब्द और पोपली मुस्कान, नन्हे बच्चे का भी कहते हैं ना बूढ़ा बच्चा एक समान जी। तो तोतले से शब्द और पोपली मुस्कान अनायास बचपन की दहलीज पर ले जाती, गहरे दुख दर्द को परे धकेल कर, गहरे दुख दर्द को परे धकेल कर झुरमुटों से झांकते सूर्य की तरह, गहरे दुख दर्द को परे धकेल कर झुरमुटों से झांकते सूर्य की तरह आता है तुम्हारा प्रकाश मेरी ओर, फिर जल की भांति आंचल में लपेट कर, फिर जल की भांति आंचल में लपेट कर बचा पाने की कोशिश में कुछ छटपटाहटें, फिर जल की भांति आंचल में लपेट कर बचा पाने की कोशिश में कुछ छटपटाहटें, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अभी। और ये अंतिम बंद इस कविता की ध्यान देंगे जरा, तो प्रलय कभी प्रेम का न हुआ है न होगा कभी, प्रलय कभी प्रेम का न हुआ है न होगा कभी, थाम लिया है वक्त ने पतवार और धरती के कोने कोने से गूंजती प्रेम लहरियां सागर से आपस में समाहित होकर सागर से महासागर बनेंगी, और टूटे फूटे कड़वे मीठे, टूटे फूटे कड़वे मीठे अनुभवों का पुलिंदा खुलने की कोशिश में आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अभी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, कुलबुलाता हुआ। बहुत ही खूब। सच में एक बच्चा हर किसी में होता है। हम लोग बहुत ही सभी खूब, बचपन थैंक में यू। लौट गए। बिल्कुल बिल्कुल। और और अगर समय हो तो एक कविता मैं और सुना हाँ दूं। हाँ। ये बसंत की बिल्कुल आहट, हम लोग बसंत ऋतु में प्रवेश कर गए हैं, और तो बसंत की आहट मेरी कविता का शीर्षक है कि शरद अब सरक रहा ग्रीष्म सा है छा रहा, शरद अब सरक रहा ग्रीष्म सा है छा रहा, ओस पर विजय हुई अब बसंत आ रहा, ओस पर विजय हुई अब बसंत आ रहा, अब पीत पात झड़ रहे हैं नव पल्लव का आगमन हुआ, पीत पात झड़ रहे हैं नव पल्लव का आगमन हुआ, चहचहा रहा है पंछी खुशी के गीत गा रहा, चहचहा रहे हैं पंछी खुशी के गीत गा रहे, श्वेत आसमान में लालिमा सी छा रही, और खुशियां अनंत है आ गया बसंत है, खुशियां अनंत है आ गया बसंत है, समस्त सृष्टि जाग रही जागता दिगंत है, समस्त सृष्टि जाग रही जागता दिगंत है, रेशमी वस्त्र पर रंग नया चढ़ रहा। देखिए अब सब पीले वस्त्र की तलाश में लग गए हैं कि मुझे पंचमी को पहनना है, तो रेशमी वस्त्र पर रंग नया ताने है खड़ा, नव खिला पुष्प भी सीना ताने है खड़ा, सामने सरद अड़ा, अभी अड़ा हुआ है, हम लोग परेशान है जी, सामने सरद अड़ा, सामने सरद अड़ा है अब रहा लड़खड़ा, है पवन के झोंके भी हिला रहा पिला रहा, पेड़ और पंछियों के संग गीत गा रहा, ढोल भी बजने लगा बज रही सहनाइयां, सब जगह शादी होने लगा है, ढोल भी बजने लगा बज रही सहनाइयां, नव जोड़े ले रहे हैं प्यार की अंगड़ाइयां, नव जोड़े ले रहे हैं प्यार की अंगड़ाइयां, किशोर मन को भाने लगा बसंत की तन्हाइयां, किशोर मन को भाने लगा बसंत की तन्हाइयां, रंग नए चढ़ गए चढ़ गई खुमारियां,
आते जाते लोग भी मुस्कुरा के गा रहे, हर तरफ ऐसे ही अब बसंत छा रहा, हर तरफ ऐसे ही अब बसंत छा रहा, हर तरफ ऐसे ही अब बसंत छा रहा जी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा कहा। जी शुक्रिया। बहुत- जी बहुत सुंदर आदरणीय लता जी, आपने तो एकदम वसंत का समा बांध दिया, बचपन में भी जी लौटा दिया। बहुत अच्छी जी लगी आपकी कविता, बहुत अच्छा। धन्यवाद का कि आप लोगों ने इतना मन से इस चीज को सुना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग दूर दूर भले हैं, मगर आज हम लोग करीब हो गए। तो अगर ये आभासी दुनिया नहीं होती तो हम एक दूसरे को जान नहीं पाते, हम इस तरह से मिल नहीं पाते। हम और हर जगह की अपनी नई छटा है, नए स्वर हैं, नई भाषा है और नया माहौल है, और हम लोग इस आभासी दुनिया के माध्यम से हम एक दूसरे के दिल के करीब हैं। ये हमारे लिए एक तरह का सच ये सभी है। हम संभव हो पाया कि पर्दे के पीछे भी जो कलाकार हैं, पर्दे के आगे कलाकार सब मिल गए हैं, तभी ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। ये हम सबकी सबके नहीं, जीवन का ही मेहनत है। जी जी एक मेहनत तो नया चाहेगी बसंत। तो हम लोग हर महीने किसी एक दिन को तय कर लेंगे, तो हर महीने एक दिन जो है इस तरह की एक गोष्ठी छोटी सी जरूर आयोजित किया करेंगे। बहुत मेहनत करते हैं सर, आपके सारे मैंने ये फाउंडेशन के हर लोग मैंने बहुत मेहनती हैं एकदम। बहुत अच्छा लगता है सर, हृदय से बोल रहे हैं, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करते हैं। तो अब आप पर है, आप चाहें तो इसे हर महीने एक बार, नहीं तो हर 2 सप्ताह 15 दिन में एक बार या तो फिर एक सीजन में एक बार जैसा चाहे जी वैसा करें। सर, बिल्कुल सही आपका जी सर। वो है ललित जी, बिल्कुल होनी चाहिए। ये महीने में तो एक बार कम से कम हो ही जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग नए नए लोगों को क्योंकि सुन जैसे पाएंगे। इनमें जो आदरणीय अवस्थी जी हैं वो हर सप्ताह एक ना एक नई कविता लिखते हैं, वो छपती है, फिर उसकी लिंक मुझे भेजते हैं। अब हम चूंकि है टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में, तो उसको उसी समय पढ़ नहीं पाते, 1 या 2 दिन बाद कभी पढ़ता हूँ मैं, फिर उस पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़ा दुख होता है कि तुरंत ताजी चीज सामने रखी हुई है, उसे पढ़ें, फिर उस पर रिएक्शन करें, उसको उसका आनंद उठाएं, तो अलग ही बात है। तो इसी से ख्याल आया कि यदि हर महीने कम से कम हम लोग करें तो बहुत ही अच्छा जी, होगा। फिर सबसे बड़ी बात है सर, वो पेशे से वकील हैं, वकालत करते हुए हिंदी में इतना रुझान, बहुत अच्छा लगता है हमें, पढ़ते हैं कविताएं, बहुत अच्छी लगती है उनकी कविताएं। जी, कविताएं अब सरल होती हैं, भावों से भरी हुई। जी सर, जी आगे कृपया। अब इसी कड़ी में जी सर, इसी कड़ी में आदरणीय श्री सत्य प्रकाश अवस्थी जी, जो उन्नाव से हैं और वर्तमान में सिविल कोर्ट उन्नाव में एडवोकेट के पद पर कार्यरत हैं। इनकी अभिरुचि कहानी, निबंध, कविता लेखन, प्रकृति प्रेम व समाज सेवा में है। साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण भी करते हैं। साहित्य के ऐसे अमर साधक आदरणीय श्री सत्य प्रकाश अवस्थी जी का आभासी मंत्र में स्वागत है। अपनी प्रस्तुति कृपया प्रस्तुत करें। स्वागत है। अब आवाज कट रही है। अनम्यूट कर लें सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है सर, थोड़ा अवस्थी जी थोड़ा माइक के नजदीक आ जाएं, कि अपने लैपटॉप के साथ के पास आ जाएंगे, आवाज ठीक है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को जो हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और इसी श्रृंखला में जैसा कि आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, मेरा भी एक दायित्व तो बनता है कि मैं मन कर लिया जाए पहले। आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है। जी हेलो, अभी नहीं आई आवाज? आवाज हाँ नहीं, अस्पष्ट है बहुत सर। थोड़ी छोटी सी आ रही है। थोड़ा वॉल्यूम और माइक या आपका थोड़ा नजदीक लीजिए। हेलो, आवाज? हेलो नहीं आ रहा है ठीक से आवाज। हेलो हेलो, या हम लोग आपको जी सुन जी पा रहे हैं, लेकिन अवस्थी बहुत जी है, हाँ धीरे से स्लो है आपकी आवाज। हेलो, अभी नहीं? हेलो, अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। जी जी, एक छोटी सी कृपया आप कविता जारी है, रखें।
जी हेलो, अब आ रही है सर आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। शहीदों को समर्पित है। बिन कहे चले गए अनन्य रम्य मार्ग पर, बिन कहे चले गए अनन्य रम्य मार्ग पर, धरा विकल गगन शिथिल प्रणम्य वह सहज विमल। हमारा सभी का दायित्व है कि जिनकी वजह से हम आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उनको कम से कम ये 2 अवसर ऐसे आते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, सभी को याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए। बिन कहे चले गए अनन्य रम्य मार्ग पर, धरा विकल गगन शिथिल प्रणम्य वह सहज विमल। अनन्य कीर्ति रश्मियां, अनन्य कीर्ति रश्मियां दिगंत तक जला करें, सपूत मातृभूमि के बढ़े चले अजस्र में, सपूत मातृभूमि के बढ़े चले अजस्र में। अगली पंक्तियां हैं ललित सर। बना के वज्र तन बदन, बना के वज्र तन बदन, जला दिलो बलिदान की, अनंत भाल राष्ट्र हित जिए वो सूर साहसी। कदम कभी रुके नहीं, कभी भी वो झुके नहीं, अदम्य वीरता का ध्वज अनंत को दिखा गए, अदम्य वीरता का ध्वज अनंत को दिखा गए। अंतिम पंक्तियां हैं। सिखा गए बता गए, सिखा गए बता गए, जो मार्ग वो दिखा गए, सपूत मातृभूमि के सभी के दिल पे छा गए, सपूत मातृभूमि के सभी के दिल पे छा गए। जो दृश्य वो दिखा गए, प्रदीप्त दिव्य आज तक, बहादुरी की कीर्ति नौ जहान को दिखा गए, बहादुरी की कीर्ति नौ जहान को दिखा गए। इन्हीं पंक्तियों के साथ, जैसा कि हमारा दायित्व था कि हम आज के शुभ अवसर पर सुधी जनों के सम्मुख एक छोटा सा, अगर वीरों को नमन न किया जाए अपनी वाणी के माध्यम से, तो हमारी मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारी लेखनी व्यर्थ है, हमें अवश्य करना चाहिए। जी हमें तो लग रहा है कि ये जो आपने सुनाया अभी कवि जो पद्य सुनाया, ये थोड़ा और बड़ा होता और सुनते इसे, और लंबा होता तो और अच्छा लगता। समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए हमने थोड़ा छोटी छोटी कविताओं का चयन किया है, क्योंकि मैं कई फ्लेवर में जो है अलग अलग उसमें चाहता था कि थोड़ा सा, जैसा कि हमने महसूस किया है, बेटियों का हमारे परिवार में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैंने जो अपनी, मैं व्यक्तिगत अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। मेरी छोटी सी बिटिया है, और जब मेरी बेटी आई तब मुझे महसूस हुआ कि घर में सारे त्योहार शायद उसी की वजह से होते हैं, और कितना महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अब लगता है कि पूरा परिवार पूरा हो गया। इसी संदर्भ में मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है। चलिए सर, मैं आपका ध्यान चाहूंगा सभी लोगों का। जीवन की फुलवारी बिटिया, जीवन की फुलवारी बिटिया, हर रिश्ते पर भारी बिटिया, जीवन की फुलवारी बिटिया, हर रिश्ते पर भारी बिटिया, सुखद सुहृद एहसास अनुपम, सुखद सुहृद एहसास अनुपम, पापा की परम दुलारी बिटिया। अगली पंक्तियां हैं। बेटी के आने से क्या अनुभूति हुई, इस संदर्भ में पंक्तियां हैं। महक गया घर का हर कोना, महक गया घर का हर कोना, चंदा सा
वह अनुपम छौना, महक गया घर का हर कोना। चंदा सा वह अनुपम छौना, त्योहारों की शान तुम्ही से, त्योहारों की शान तुम्ही से। ऐसी सुघर प्यारी बिटिया, जीवन की फुलवारी बिटिया। अंतिम पंक्तियां हैं। अम्मा के सपनों की दुनिया, अम्मा के सपनों की दुनिया, बापू की सुकुमारी बिटिया। अम्मा के सपनों की दुनिया, बापू की सुकुमारी बिटिया। जीवन की स्पंदन बिटिया, तुझको सत सत अभिनंदन बिटिया। जीवन की फुलवारी बिटिया। आखिरी पंक्तियां थी। ये जैसा मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभूति हुई बेटी के आने के पश्चात, मैंने अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ, जैसा कि कविता के संदर्भ में साहित्य के बारे में आजकल विविध प्रकार का साहित्य सृजन हो रहा है, जिसको हम न तुकांत कह सकते हैं न अतुकांत कह सकते हैं, जिसके स्तर का भी सतत ह्रास हो रहा है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कविता में करना चाह रहा हूँ। मेघना जी, मैं एक कविता और पाठ कर सकता हूँ? जी हेलो। सर, जी सर, जी सर, स्वागत है सर जी। बहुत सुंदर कविताएं थी आपकी। कविता के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ सर जी, मैं जी आपका जी कहना चाहूंगा। जी जी साहित्य कानून में कविता अकेली है, साहित्य कानून में कविता अकेली है। निठल्लों की भीड़ है ना कोई सहेली है। साहित्य कानून में कविता अकेली है, निठल्लों की भीड़ है ना कोई सहेली है। भाव बोध युग दृष्टि जाने कहाँ खो गई, भाव बोध युग दृष्टि जाने कहाँ खो गई। अतुकांत राग शून्य कविता कहीं सो गई। अगली पंक्तियां हैं। प्रयोगों की बाढ़ बीच काव्य अप्रयोज्य हुआ, प्रयोगों की बाढ़ बीच काव्य अप्रयोज्य हुआ। आत्ममुग्ध कविवर हुए राग कहीं रो रहा, आत्ममुग्ध कविवर हुए राग कहीं रो रहा। झूठे प्रतिमान लिए, झूठे प्रतिमान लिए, अध कचरा ज्ञान लिए। काव्य के प्रणेता बन भटके इंसान मिले। झूठे प्रतिमान लिए, अध कचरा ज्ञान लिए। काव्य के प्रणेता बन भटके इंसान मिले। कविता कैसी होनी चाहिए? प्रस्तुत पंक्तियां मुझे जैसा महसूस होता है, आखिरी की पंक्तियों में मैंने कहने का प्रयास किया है। हृदय से हृदय की, हृदय से हृदय की बोधगम्य सरिता है। युग का प्रतिबिंब लिए वही तो कविता है, युग का प्रतिबिंब लिए वही तो कविता है। साहित्य कानून में कविता अकेली, ना कोई सहेली है। धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़े ही ध्यान से मुझे सम्मान दिया और मेरी कविता का ध्यान से सुना। मेघना जी, मेरा समय तो पूर्ण हो गया होगा, क्या इजाजत है? एक कुछ और पढ़ सकते हैं? स्वागत है।
अपनी कविता जो मैं लिखता हूँ उसके संदर्भ में कुछ विचार आया मुझे लिखने के लिए, इस संदर्भ में मैंने लिखने का प्रयास किया है। देखिए कैसा लगता। अपने जब बेगाने होंगे, अपने जब बेगाने होंगे, गीत सभी अफसाने होंगे। अपने जब बेगाने होंगे, गीत सभी अफसाने होंगे। अपनों की महफिल में जब, अपनों की महफिल में जब रिश्ते खून किए जाएंगे, छोटे से जीवन को पाकर, छोटे से जीवन को पाकर जब भी दर्द पिए जाएंगे, साच कहूँ यारा, साच कहूँ ऐ मेरे यारा, मेरे गीत सुने जाएंगे, साच कहूँ। अगला बंद है। जब जब प्यार दीवाना होगा, जब जब प्यार दीवाना होगा, दुनिया का पैमाना होगा, रिश्तों पर जब आँच लगेगी, रिश्तों पर जब आँच लगेगी, आँच निरा बेगाना होगा। मर्यादाएं जब टूटेंगी, मर्यादाएं जब टूटेंगी, आशाएं जब जब रूठेंगी, दर्द भरे मेरे गीतों को तब तब यहाँ गुना जाएगा, सांच कहूँ है मेरे यारा। अगली पंक्तियां हैं, अगली और आखिरी पंक्तियां। मेरी सच्चाई तन्हाई, मेरी सच्चाई तन्हाई, जीवन की निर्मम अंगड़ाई, मेरी सच्चाई तन्हाई, जीवन की निर्मम अंगड़ाई, भोग योग का सम्यक सरगम, भोग योग का सम्यक सरगम, सदा जहां दर्शाता होगा, छोड़ पंच भूतों की काया, छोड़ पंच भूतों की काया, शायद मैं तब नहीं रहूंगा, फिर भी मेरे गीतलोक में, फिर भी मेरे गीतलोक में विचरण नित्य किया जाएगा, सांच कहूँ है मेरे यारा, सांच कहूँ है मेरे यारा, मेरे गीत सुने जाएंगे, सांच कहूँ। धन्यवाद।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बढ़िया। कविता, बहुत सुंदर जी। ये जो बहुत आपके सुंदर गीत हैं, आप सभी के जो गीत हैं, इसे लोग बार बार यूट्यूब में रिवाइंड कर करके सुना करेंगे। जी। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। एक चित्र सा आपने समा सा बांध दिया। शहीदों के नमन से शुरू करके पंचभूत तक आते आते पूरा एकदम समा बांध दिया। बहुत अच्छा लगा, जीवन की सच्चाइयों के भी दर्शन हुए। यही यथार्थ है और कवियों की भी स्थिति यही है। साहित्य का अब क्या किया जाए, सबकी उन्नति हो रही, साहित्य की भी उन्नति हो रही है, अवनति जो भी कहिए चल रहा है। हाँ, बेटी को फुलवारी भी बहुत अच्छी हुई। बेटी भी अच्छी थी। हाँ, और बहुत ही अप्रयोज्य इस होती वजह कविता से है, वो भी अवस्थी जी ने बहुत अच्छा मिलता है। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शब्दांकन किया उनका, बिल्कुल बहुत एकदम अच्छा लगा। सचित्र पूरा चित्र खींच दिया, आंखों के सामने सब जैसे घटित हो रहा हो ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा था। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी को मैं आदरणीय सपना सीपी साहू जी को, जो इंदौर से हैं, आमंत्रित करना चाहती हूँ। वर्तमान में ये स्वतंत्र लेखिका हैं। इन्होंने इतिहास विषय से स्नातकोत्तर किया है और फिर चित्रकला में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अनेक सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी साहित्य भारती द्वारा पत्र व कविता लेखन में पुरस्कृत हैं। अखिल भारतीय लघु कथा लेखन प्रतियोगिता में शुभ संकल्प समूह द्वारा पुरस्कृत हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कविता इनकी प्रकाशित हुई हैं। साथ ही दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं में ज्वलंत समस्याओं पर इनके आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसी काव्य सर्जक कवियत्री को आदरणीय सपना सीपी साहू जी को मैं पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमस्कार आदरणीय दीदी। स्वागत है। इंडोलॉजी फाउंडेशन के तत्वाधान में आप सभी ने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं सबसे पहले आभार प्रेषित करती हूँ और आप सभी का जय श्री महान काल के साथ अभिवादन करते हुए अपनी पहले एक मुक्तक के साथ शुरुआत करती हूँ। हमारे भारत का सम्मान करते हैं, हम हमारे भारत का सम्मान करते हैं, सदा अपनी मातृभूमि का गुणगान करते हैं। देवभूमि देश है जहां राम कृष्ण जन्म लेते, गर्व हमें हम भूखे स्वर्ग पर निवास करते हैं, गर्व हमें हम भूखे स्वर्ग पर निवास करते हैं। तो अब जैसे कि आज 26 जनवरी का दिवस है, 26 जनवरी का दिवस है, तो मैं अपनी रचना जय घोष से शुरुआत कर रही हूँ। यूं ही एक दिन में नहीं मिली स्वतंत्रता, यह वर्षों के संघर्ष की लंबी कहानी है। जो रक्त बन के तेरी मेरी रगों में बहता, वो मातृभूमि का दिया दाना पानी है। उपकार अनगिनत शहीदों के हम पर, उन्होंने लहू का कतरा कतरा बहाया है। तब कहीं जाकर तुमने और हमने आजाद हवाओं में उर स्पंदन पाया है। उन्होंने जो देखा राष्ट्र उन्नति का सपना, हमें साकार कर दीप से दीप जलाना है। नव चेतना के संचार से नव भारत बना, कौशल विकास औद्योगिकी बढ़ाना है। आदर्श संविधान से लोकतंत्र की दृढ़ता, शिक्षा स्वच्छता आत्मनिर्भरता लाना है। नारी असमानता जातिवाद भेदभाव को हरा, उन्मूलन का डंका बजाना है। विज्ञान तकनीकी से ब्रह्मांड की यात्रा, देश के वीर सैनिकों की शक्ति बढ़ाना है। किसानों के खेत खलियान लहलहाए, माँ भारती की रज को कनक बनाना है। भाषा संस्कृति की प्रतिष्ठा बढ़ाकर, सुपर्यावरण खेलों में विश्व पर छाना है। आतंकवाद की जड़ों को काट कर विश्व शांति सम्यक मैत्री बढ़ाना है।
हमें अखंड राष्ट्र भारत को बनाकर योग्यताओं से तिरंगे का मान बढ़ाना है। प्रण लें हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे, संसार को हमें एक कुटुंब बनाना है। राम राज्य ना रह जाए कोरी कल्पना, जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बनाना है। कृष्ण के उपदेश कर्मण्येवाधिकार रास्ते पर चल, भारत माँ का जय घोष गाना है। कृष्ण के उपदेश कर्मण्येवाधिकार रास्ते पर चल, भारत माँ का जय घोष गाना है। भारत माँ का जय घोष गाना है। तो ये देश प्रेम से ओतप्रोत मेरी कविता थी। अब जैसे कि आगे बढ़ेंगे तो देश प्रेम की मैं एक और कविता सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जीवन की जो सच्चाई है उस पर लिखी मेरी कविता आप सभी के लिए। जग में मिथ्या प्रेम भाव, असत्य के व्यापार, रिश्तों के नाम पर यहाँ छलावे होते अपार, छलावे होते अपार। दिखावटी हैं लोग यहाँ और नातों के अंबार, कच्चे मीत मिलते नहीं, तलाशें कई कई बार, तलाशें कई कई बार। बनावटी अपनापन दिखा, काम लेते हजार, मतलब से होती जी हजूरी, कहते हैं सरकार, कहते हैं सरकार। उल्लू सीधा होते ही शेष न रहे दरकार, अपना अपना कह कर पीठ पीछे करे वार, पीठ पीछे करे वार। नकली चीजें असली कह बेच बीच बाजार, इत्र छिड़के कागजी फूल, बनते बाग बहार, बनते बाग बहार। पीतल पर कनक जल डाले, ठग बने उदार, हाँ में हाँ जो मिलाइए, कहलाएंगे समझदार, कहलाएंगे समझदार। मन में कीचड़ मुख करता मधु बरसात, मतलब पूरा होते ही कौन करे किसे याद, कौन करे किसे याद। सोने जैसी शुद्धता पर होती कसौटी की मार, सत्यवादी को कटु भाषी कहता सदा संसार, कहता सदा संसार। पर इतिहास रचाते जो करें श्रम से स्वप्न साकार, अच्छी करनी करते चलें, रख कर उच्च विचार,
रख कर उच्च विचार, समय बदले क्षण क्षण, सुख दुख करे विहार। हम बदले बदलेगा जग, करें आत्मीय व्यवहार, करें आत्मीय व्यवहार, करें आत्मीय व्यवहार। आभार आपका। अब जैसे कि हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अमृत उत्सव की बात ना करें तो मुझे लगता है कि जो अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट चीज चल रही है, अगर हम उसी को छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो एक मेरा गीत आजादी के 75वें वर्ष को समर्पित आप सभी के समक्ष, अमृतोत्सव। आजाद भारत अमर रहे, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। राष्ट्र हित में हर कर्तव्य निभाए, विश्व गुरु हो देश हमारा। आजाद भारत अमर रहे, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आजादी के दीवानों को याद कर शीश झुकाएं, जात पात को भूलें, एकता के सूत्र में बंध जाएं। नारी सम्मान की बातें बस बातें ना रह जाएं। सब हो समान तो हो सार्थक अमृत उत्सव हमारा। आजाद भारत अमर रहे, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आर्थिक उन्नति करें, औद्योगिक क्रांति लाएं, राष्ट्र उन्नति हेतु हम सब आगे आए। संविधान का हो पालन, स्वच्छ भारत बनाएं, आत्मनिर्भर हो जो भारत, तो सार्थक अमृत उत्सव हमारा। आजाद भारत अमर रहे, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। देश की भाषा संस्कृति का हम सम्मान बढ़ाएं, देश के जवान किसान विज्ञान जय जयकार पाएं। पर्यावरण सुधार, खेलों में विश्व परचम फैलाएं, आतंकवाद का हो खात्मा, विश्व मैत्री बढ़ाएं। वसुधैव कुटुंबकम से, वसुधैव कुटुंबकम से हो सार्थक अमृत उत्सव हमारा। आजाद भारत अमर रहे, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। राष्ट्र हित में हर कर्तव्य निभाए, विश्व गुरु हो देश हमारा, विश्व गुरु हो देश हमारा, विश्व गुरु हो देश हमारा। धन्यवाद। आशा है आप सभी को मेरी कविताएं पसंद आई होगी, गीत भी पसंद आया होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। विश्व गुरु बनेगा भारत। बहुत विश्व गुरु बनेगा भारत। बहुत सुंदर, ये बहुत ये अच्छी आपने आवाज कविता आपने। में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। बहुत ही अच्छा बिल्कुल। लगा सुन के। बहुत ही अच्छी सुंदर। कविताएं सभी अच्छी भी भारत का बिल्कुल। पूरा अमृत महोत्सव का आपने दर्शन हाँ, करवाया। दर्शन आभार। करवा बहुत ही बिल्कुल। अच्छा, मतलब हाँ, उनके बिल्कुल। भारत के ऊपर की कविता शब्द सब बहुत ही खिल रहे हैं, सुंदर। अच्छे लग बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। बहुत जी, सुंदर, बहुत अच्छा समा बांध दिया थैंक यू, आपने। थैंक यू फॉर बहुत दिस। अच्छा हाँ, या हाँ आभार दीदी। इतनी बढ़िया कविता के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी, जो वर्तमान में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में हिंदी भाषा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आलोचना पर इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। कविता की समकालीन संस्कृति, बीहड़ चेतना का पथिक, मुक्तिबोध, प्रतिबद्धता की नई जमीन, बीच बाजार में साहित्य,
सृजन की 21वीं सदी, देसी पहाड़, परदेसी लोग, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। नई कलम, इतिहास रचने की चुनौती और चिंतन की कसौटी पर गद्य कविता, कहानी संकलन इनके, और फिर एक गीत इस पर पुरस्कृत हुए हैं, और 24 किलो का भूत। काव्य संग्रह एक पेड़ की आत्मकथा पर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। बूंद बूंद रोती नदी, पुकारता हूँ कबीर, समकाल की आवाज। संपादित पुस्तकें इनकी 3 है, बचपन की धरती, धरती का बचपन, प्रकृति के पहरेदार, कहानी की नई सदी। मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार 2014 में इनको मिला। वर्ष 2011 में युवा शिखर सम्मान शिमला द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ। वर्ष 2008 में अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त हुआ। मासिक पत्रिका जनपद के 2 विशेषांकों का इन्होंने संपादन किया है। कविताओं का नेपाली, मराठी, अंग्रेजी व बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। साहित्यिक संस्था पूर्वागान के अध्यक्ष व पूर्वागान ई पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं। ऐसे हिंदी के पुरोधा काव्य सर्जक को मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय श्री डॉक्टर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी। जी स्वागत है पहले सर। मैं काफी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ, बहुत धैर्य से सुन रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि गणतंत्र दिवस पर रागात्मक कविताओं का पाठ ही सबसे प्रिय होता है, कर्णप्रिय होता है, अच्छा भी लगता है। इसके पहले हमारे सभी कवियों ने बहुत मन से, बहुत रुचि से, पूरे राग के साथ जिस तरह से काव्य पाठ किया है, बेशक वो हमारे गणतंत्र दिवस के सम्मान में दी गई एक अनमोल उपहार की तरह है। यहाँ पर इस समय मेघना राय जी उपस्थित हैं, और इसके साथ साथ हमारे प्रिय कवि जिन्होंने अपनी अपनी कविताएं सुनाई हैं। आपके मंच के माध्यम से पहली बार यहाँ मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। बेसिकली आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, तो इस अवसर पर आज़ादी के सम्मान में, आज़ादी के वीरों के सम्मान, शहीदों के सम्मान में जो कुछ प्रस्तुति की जाए वो बहुत कम होता है। देश अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र तो है ही, एक बहुत बड़ा विचार, एक बहुत बड़ा संकल्प, त्याग, बलिदान और इतिहास सबसे मिल करके एक देश बनता है। तो इसलिए उसके सम्मान में जितने तरह के रचनात्मक पुष्प खिल सकते हैं, चाहे वो गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, या फिर अन्य किसी माध्यम से, वो सब अपने आप में अनूठे होते हैं, बड़े महत्व के होते हैं। हमारे बीच में अभी एक प्रिय कवि ने अपनी प्रस्तुति दी, मैं यहाँ नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। उन्होंने खास तौर पर गद्य कविता के ऊपर अपनी कुछ बातें रखी थी। दरअसल ये जो समकालीन हिंदी कविता का दौर है, ये मुख्यतः गद्य कविता का ही दौर है। हिंदी साहित्य का इतिहास समावेशी संस्कृति या समावेशी सृजनात्मकता का इतिहास है, जहां पर गीत वो चाहे छंदबद्ध हों, जाहिर सी बात है कि छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार के गीत होते हैं। गद्यात्मक कविता का अपना एक बड़ा भारी इतिहास है, बड़ी लंबी परंपरा है गद्य कविताओं की, ठेठ गद्य कविताओं की बल्कि कह सकता हूँ। मुक्तिबोध जैसे अद्भुत उदाहरण आपके सामने हैं, अन्य अनेक भी कवि हैं। तो आप सृजन के किसी भी धारा को आप छोटा करके या कम करके नहीं देख सकते हैं। सबको हमको बड़ी उदारता से, बड़ी व्यापक दृष्टि से लेकर चलना होगा और सबको सम्मान देना पड़ेगा। और जहां तक इस समय की कविता की बात है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस समय गद्य कविता, ठेठ गद्य कविता निश्चित रूप से बड़ी संभावनाओं की कविता के रूप में प्रकट हो। मैं हमारा मकसद यहाँ पर उसका विस्तार करना नहीं है, लेकिन मैं आश्वस्त करने के लिए आपके बीच में यह बात कहना चाहता हूँ। स्वयं मैं भी उसी धारा का एक यात्री हूँ, या कवि हूँ, या रचनाकार हूँ, उसी धारा। और जैसा कि मेघना राय जी ने हमारे परिचय दिया है, तो मेरी 3 काव्य संग्रह उसी
शैली के हैं, गद्य शैली की कविताएं लिखते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इस गीतात्मकता और लयात्मकता से हट करके गद्य कविता को भी सुनने का धैर्य जरूर बनाएं। प्रस्तुत करता हूं अपनी कुछ कविताएं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आप सुने। स्वागत है। देखिए, ये पहली कविता मैं रख रहा हूं आपके सामने। इसका शीर्षक है अघोषित विश्व युद्ध। अघोषित विश्व युद्ध। दिशाओं के पोर पोर में अपूर्व भय का सन्नाटा, खाई कुछ भी नहीं देता सिवाय विदा लेती अपनों की आंखों के। दिखाई कुछ भी नहीं देता सिवाय विदा लेती अपनों की आंखों के। भरोसा उठता जा रहा कल की सुबह से। बेखौफ है केवल पंछियों की उड़ान, जिन्हें मृत्यु की कोई खबर नहीं। सारी हरियाली जैसे सहमी हुई, मानो आहट मिल गई हो किसी अघोषित विश्व युद्ध की। पृथ्वी के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, लड़खड़ाकर नाचती हो जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हुए। आदमी भविष्य के आगे इतना विवश कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ इतना स्वप्न विहीन आजकल की रातों के पहले। कभी नहीं हुआ इतना स्वप्न विहीन आजकल की रातों के पहले। ये आज के बीच आपको लोगों के बीच ये हमारी पहली कविता थी। एक कविता है अभी पिछले वर्ष ही लिखी गई, संयोग से इसी महीने लिखी गई, जनवरी 2021 में, एक वर्ष पहले। इसका शीर्षक है अनपढ़ चेहरों की पुकार है। अनपढ़ चेहरों की पुकार है। देखिए, एक कसक जो सुलग उठी है रह रहकर चिंगारी जैसी। सोया अंतर मथ जाती है लघुता की तनाव की पीड़ा। बहरापन यूं भरा हुआ है सुनता हूं कुछ पत्थर जैसा। कायर आंखें कहां देखती पृथ्वी के घावों को अपलक। चारों ओर बरसती ऋतुएं बौनेपन की ग्लानि जगाती। मिटने का आह्वान करती यह शरीर जो कारागृह है। होठ रहा मेरा पक्षीपन। बीते चेहरे चमक उठे हैं, बीते चेहरे चमक उठे हैं। दुनिया आह जगाती अकत कीमती अटपट बानी। अद्भुत था अनगढ़ भदेशपन। राग उन्हीं का, रंग उन्हीं का, सांस सांस संगीत उन्हीं का। अंग अंग जो अहक उठी है महामोह की अंतर्ज्वाला। बेलगाम हो नाच उठी है अनपढ़ चेहरों की पुकार है। आंसुआ आंखों की पुकार है। ये दूसरी कविता मैं रखी आपके बीच में। एक कविता है, देखिए, ये प्रायः जो कविताएं हम लिखते हैं वो हमारी सिर्फ कविताएं नहीं होती हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप तक पहुंचने का आह्वान करती हैं या आपके भीतर का दरवाजा खटखटाना चाहती हैं, वो आपकी होना चाहती हैं कविताएं। इसका शीर्षक है प्रतीक बनकर कौन मरता है। प्रतीक बनकर कौन मरता है। कहां रह गए हैं शब्दों के अर्थ। बड़े से बड़े अर्थ अब अर्थ कहां रहे। सिर से पांव तक भिगो दें जो शब्द। ऐसे शब्दों के अर्थ मर्म अब कहां खो गए। नजरों में नजर अब नजर नहीं आती। गायब है चेहरे में से चेहरा। चुप्पी का अर्थ किसी को सुनाई कहां देता है। झुके हुए हाथ न उठते हैं न उठाते हैं। कायर से कदम न बढ़ते हैं न बढ़ाते हैं। समय कुसमय बोलती रहने वाली जुबान अब बोलती ही कहां है। हो चुकी है आग अपने नए नए अर्थ। हो चुकी है आग अपने नए नए अर्थ। जीवित रहने का मकसद केवल जीवित रहना है। इतिहास बनता जा रहा चिंगारी की तरह जीने वाला आदमी।
इतिहास बनता जा रहा चिंगारी की तरह जीने वाला आदमी। घटने लगे हैं जीते जागते उदाहरण, अकाल पड़ गया है एक से बढ़कर एक मिसालों का। अपना अपना नाम अमर करने के फैशन में, अपना अपना नाम अमर करने के फैशन में गुमनामों को कौन जीता है, प्रतीक बनकर कौन मरता है। और आज की इस प्रस्तुति की अंतिम कविता, क्योंकि मैं देख रहा हूं समय काफी हो चुका है, 5:43। अभी धैर्य पूर्वक हम एक दूसरे को सुन रहे हैं और इसका एक अलग आनंद तो है ही, लेकिन सर समय को भी बहुत ध्यान अच्छा, रखना आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। कोई नहीं, जब अच्छा वाचन होता है तो सुनने में कोई समय की ऐसी बाध्यता नहीं लगती है, अच्छा लगता है सुनना। और सुनते जरूर हुए तो जरूर। आप जानते ही हैं कि बहुत लंबा समय भी ऐसा लगता है, बहुत पास है, हाँ, और सभी लोगों को कविता सुनना बहुत को अच्छा समय लगता में है। नहीं बांध सकते हैं हम, बिल्कुल किसी भी की नहीं बांध हाँ सकते। बिल्कुल समय में नहीं बांध सकते। हमारी प्रोफेसर भावनाएं भरत प्रसाद त्रिपाठी जी से, प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि ये जो क्या कहें इसे, जो मुक्त छंद गद्य या पद्य है, कविता है, ये कुछ और है उनके पास, तो हम लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। कोई और है तो उसे भी जरा सुनाने की कृपा करें हम लोगों को, कि अभी समय है, अपना ही समय है। जी। मेरे बहुत पास समय। नहीं, मेघना जी ने कविताएं बिल्कुल ठीक कहा, समय का पता नहीं चलता। जब सुनते हैं ना तो समय सुनते में नहीं रहते बांध हैं। सकते हैं, वही हाँ हम बिल्कुल, इसलिए और पहली बात और की बिल्कुल इतना इस अच्छा बात की भी लगता खुशी है। है कि भारत के उतने दूर पूर्वी छोर शिलांग से शिलांग उन्होंने से ज्वाइन किया सोचिए, हुआ है। सब शिलांग से जुड़े हैं। ये हमारे लिए वही सबसे बड़ी, मैंने बहुत बिल्कुल खुशी की बात, शिलांग से सर ने समय निकाल के जुड़ा, अपने अपने को जोड़ा यहाँ और पर। वहाँ, और शिलांग की वहाँ की पत्रिका का भी उन्होंने उदाहरण दिया, नाम मैं भूल गया, दोबारा वो कह देंगे वो तो याद रहेगा। तो ये भी बड़ी पूर्वांग बड़ी खुशी की बात है। पूर्वांक, जी जी जी। पूर्वांग। पूर्वांग जी, तो ये मुक्त छंद और कोई हो तो यदि हमें मिले तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं पर नहीं उसका सर, भी आनंद स्वागत लिया। है। आप बताएं, आप पढ़िए सर, स्वागत है। एक एक कविता है आपके बीच में। ये कोरोना काल के दौरान की लिखी हुई कविता है। कोरोना काल के दौरान आपने देखा कि न जाने कितने लोग अपने और अपने नहीं भी काल कलवित हो गए, मृत्यु के शिकार हो गए। तो इसमें एक साधारण मनुष्य जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अभी मरी नहीं है। मतलब शरीर तो मृतक हो गया, लेकिन उसकी आत्मा पुकारती है हम सबको। उसी के जुबान में मैंने एक कविता लिखी है। इसका शीर्षक है मृतक का कबूलनामा। कोरोना काल के दौरान एक मृतक का क्या कबूलनामा है, उसको जुबान देते हुए मैंने कविता लिखी है, मृतक का कबूलनामा। देखिए, अभी तो हमें अनगिनत सपने बोने थे। मर गया है बहुत कम उम्र में, 45-40 साल की उम्र में मर गया। अभी तो हमें अनगिनत सपने बोने थे, अभी तो कल्पना ने बीज लेना शुरू किया था, इरादों में बिजली दौड़ने की उम्र अब आई थी, उम्मीदें लहलहाने का मौसम अब लौटा था, कोशिशें तो अब साकार होती, जीवन को अमृत से बढ़कर पीना, जीवन को अमृत से बढ़कर पीना अभी अभी जाना था। पृथ्वी के पीछे पीछे भागते हुए खुद को ढूंढना अभी अभी सीखा था। बहुत अन्न बढ़िया। अन्न में अन्न अन्न में कितना ईश्वरपन छिपा हुआ है, अन्न अन्न में कितना ईश्वरपन छिपा हुआ है, कितने रहस्य छिपे हैं सभ्यताओं के, महसूस करना बाकी था। बहुत हम बढ़िया। तो सदा के लिए चल दिए, मृतक कहता है, हम तो सदा के लिए चल दिए, मेरे सारे लगाव छटपटा रहे हैं घर पर, मेरे हौसले मेरी चिता पर जलने से मना कर रहे हैं, मेरे हौसले मेरी चिता पर जलने से मना कर रहे हैं, मेरा संकल्प न मरने की जिद किए बैठा है। क्या कहूं नेह के धागों का, क्या करूं नेह के धागों का, मेरे साथ मिटना ही नहीं चाहते, जला दो मेरा शरीर मेरी चिता पर, जला दो मेरा शरीर मेरी चिता पर, छूट ही जाऊंगा माटी की गुमनाम गंध में, जो अन्न के बहाने फिर लौटती है।
बहुत बच्चों अच्छा। की बच्चों की किलकारियों में लिपट ही जाऊंगा अपनों के आंसुओं के साथ, लिपट ही जाऊंगा अपनों के आंसुओं के साथ, जो विदा करते समय मिट्टी में गिरी थी, मैं मरूंगा कैसे, मेरे बच्चों ने मुझे वापस आने की कसम दिलाई थी। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत अच्छा। ये बहुत है बिल्कुल जीवंत, मेरी गद्य बहुत ही की सेंटिमेंटल, बहुत 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 ही सुंदर, बहुत सेंटिमेंटल है। बहुत बहुत ही बहुत अच्छी इमाम में स्पर्शी, इमाम में बहुत ही अच्छी सच में। और आप बिल्कुल। ये हर बात किसी सुन के ने मुझे भी याद देखा आया है। कि आपने तो अभी नहीं रख दिया यहाँ निकाल कर। आपकी ये सुन के बहुत अच्छा भी लगा और याद भी आया कि अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही हमने अपने पापा को खोया है, और मैंने भी कुछ लाइनें सो ऐसी सैड। लिखी थी कि शायद काश ऐसा कोई रास्ता होता जहाँ से वो फिर से अपने परिवार में आ वापस आ जाते जाता है। और हमारे पास बैठ ये जाते। बहुत तो ये वास्तव में कोरोना ने बहुत लोगों के घर को एकदम से खाली कर दिया, और वो खालीपन नहीं भर सकता, और यही लगता है हर क्षण जो हमें छोड़कर चले गए कि काश ऐसा नहीं, कुछ लेकिन ये रास्ता उनकी होता। जो पंक्तियां हैं ना, वो कि मैं बच्चों की किनकारियों में से या किलकारी सुन, वही मिट्टी से फिर से खाने में आऊंगा, वो बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बहुत वही ना, अच्छा वही लगा। चीजें छू जाती हैं बिल्कुल अंदर तक, और मतलब वही बहुत संवेदनाएं बहुत सारी ऐसे निकल के आ जाती हैं बाहर। बहुत ही अच्छा। इमोशनल था, बहुत ही इमोशनल। जी, बहुत बढ़िया। हर किसी ने भोगा है, हर किसी के घर में, हर हर किसी के किसी ने ये सामने, हर देखा किसी है। के घर में आया है। हम्म हम्म। जी सर। राय साहब आपके कोई विचार? आप शांत श्रोता हो चुके। मेरे विचार, मैं तो इस काव्य रस में पगा जा रहा हूँ। जी जी। बिल्कुल, और कितने सारे हमारे वीरता जो का। रस से भरे जो शब्द हमको सुनने को मिल रहे हैं, हम तो बस उसका आनंद रसास्वादन कर रहे हैं। तब से बोलने का तो की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी, बस मैं श्रवण ही करते जा रहा था, गुनते जा रहा था। श्रवण में ही अभी जी हमारे भरत साहब त्रिपाठी जी ने जिस तरह से जिन शब्दों में व्यक्त किया है, वाकई दिल को छू गई वो रोंगटे बातें। खड़े हो गए हैं। और एक चीज जो मैडम ने कहा, वर्षा अग्रवाल मैडम ने, तो मुझे वो नजीबाबाद रेडियो की जो पंक्तियां सुन करके, नजीबाबाद रेडियो से कभी मैं सुना करता था बचपन में संगीत, मैडम को यदि ध्यान हो तो उसी तरह के स्वर मैडम के सुनने को हमें आज मिले हैं। तो इसका अर्थ तो ये है क्या मैं कि आप जहाँ- उस पुरानी स्मृति को आज के स्वर के साथ में मिला करके और फिर उसे उसी पुराने समय में जा रहे हैं, गुजर रहे जी हैं, जी ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहुंच गया था वही नजीबाबाद रेडियो का जो वो आता था। अच्छा, अभी ये भी धन्यवाद। नजीमाबाद है? जी नजीमाबाद है कहाँ पर, लखनऊ के आसपास है क्या? ये बिजनौर, सर बिजनौर है, और ये बिजनौर जिला बिजनौर है, उसी में नजीबाबाद है, और ठीक हमारे है, पास से बिजनौर बहुत बिल्कुल हरिद्वार और कोटद्वार बहुत पास पड़ता है ये। पास है। जी तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ये वास्तव तो में। अ, तो हमें तो स्वाभाविक जी तौर पर गीत काव्य ही सुनने में ज्यादा मधुर लगते हैं, और उनकी जो संप्रेषण क्षमता है वो तुरंत तात्कालिक होती है। लेकिन जो सोचने पर मजबूर करती है, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि वो मुक्त मुक्त चिंतन है, मुक्त काव्य है, वो उसका भी अलग ही महत्व है। तो दोनों का हम लोगों ने आज संशोधन किया। लिली सर, मेघना मैं जी। कुछ कहना चाहूंगा। जैसे मेरा अभिप्राय, जैसे मैंने मेरी रचना के माध्यम से मैंने कहा, मेरा अतुकांत से भाव ये नहीं था कि छंद, मुक्त छंद की रचना के संदर्भ में नहीं था। जैसा आजकल तमाम कविताएं जो जिनको हम कविता की श्रेणी में नहीं रख सकते, उस संदर्भ में थोड़ा सा मैंने इंगित करने का प्रयास किया था। और भरत जी की कविताएं तो बहुत अच्छी हैं। हमारे निराला जी ने मुक्त छंद के प्रणेता कहे जाते हैं, प्रणयन किया है इसका। और भाव पूर्ण कविता होनी चाहिए, जैसा कि भरत जी ने अभी सुनाया, तो वो निश्चित रूप से हृदय तक पहुंचती है। बहुत सुंदर।
बहुत ही अच्छी रचना। जी जी बिल्कुल। मेरा कहना है कि आप रचनाएं कोई भी करें, लेकिन उससे समाज में परिवर्तन आना चाहिए। बिल्कुल। आपकी रचनाएं सुन के अगर कोई सोचता है 1 सेकंड के लिए भी सोचता है और वो उसे स्मरण रखकर उस चीज को करने लगता है, तो आप एक सफल कवि हैं, आप सफल लेखक हैं। और अन्यथा आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं समाज को, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होता है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मतलब आप किसी विधा में मत लिखिए, मत कीजिए, लेकिन मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि अगर मैं कुछ लिखूं तो समाज को अगर मतलब 100% में से 1% भी अगर समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मेरा लेखन सफल है। तो बस है ना, ये चीजें होना चाहिए। ये नहीं, आपको सिर्फ विचारों का प्रवाह रहना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि वो किस लय में हो, ताल में हो, या बोल के हो, गद्य में हो, पद्य में हो। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समाज में, क्योंकि साहित्यकार और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं, जो वास्तविकता दिखाने के लिए होता है। बिल्कुल तो सपना जी, इसीलिए आपकी बात से जी सहमत हूँ, क्योंकि कहा भी गया है कि साहित्य, संगीत और कला ये तीनों समाज का दर्पण होते हैं। और दर्पण बिल्कुल धुंधला नहीं होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें हम अक्ष, जो भी अक्ष देखें वो इतना सुंदर हो कि जो भी उसमें जो भी देखना चाहे वो उसे बहुत अच्छा ही नजर आए। और ये एक माध्यम है बुराइयों को हटाने के लिए। सही कहीं, बहुत सही कहीं। हम साहित्य, प्राचीन साहित्य भी हम पढ़ सकते हैं, उस समय का समाज कैसा है वो साहित्य पढ़ के हमको जानकारी मिल जाती है। साहित्य समाज का दर्पण है, सही कही है। और सर कुछ और बोलेंगे क्या? त्रिपाठी नहीं, सर, अब हम वो त्रिपाठी सर कुछ और बोलेंगे क्या? कोई और रचनाएं देंगे क्या? मेघना जी, मैंने हाँ, अपने पापा, जब वो बात आई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा, जब मेरे पापा का हुआ था स्वागत है। तो एक गुस्सा था बहुत अंदर, भगवान जी से बहुत लड़ाई की थी, बहुत गुस्सा। और उसी गुस्से को लिखा था मैंने। मतलब समझ बात नहीं है। पाए थे अपने आप को। एक्चुअली मेरे पापा, जैसे होता है कि मम्मी पापा में से, लेकिन पापा से बहुत अटैचमेंट था। पापा का ये होता था कि हर समय हर चीज के लिए, आज अगर वो होते और ऐसे वो बैठे हुए सुनते होते पूरा पूरा। माँ बाबूजी, आदरणीय माँ बाबूजी एक ऐसा संबोधन है जो इस बिल्कुल पृथ्वी में सिर्फ एक है। चाचा समान बहुत मिलेंगे, मामा सम बहुत मिलेंगे, मामी बुआ सब मिलेंगे, माँ और बाबूजी सिर्फ एक है। ऊपर वाले बिल्कुल ने बिल्कुल। उसका और मैम, कोई आज नहीं दिया। मैं कहना चाहूंगी कि आज अगर मैं कुछ लिख पाती हूँ तो सिर्फ उन्हीं से, क्योंकि उनको मुशायरे सुनने का बहुत शौक था। और उस समय में वो कैसेट रिकॉर्ड करके लाते थे, अपना टेप रिकॉर्डर ले जाते थे, और नुमाइश वगैरह में होती थी, वहां से रिकॉर्ड करके लाते थे। वो तो रिकॉर्ड करके रख देते थे और मैं उन्हें बार बार सुनती थी। और उनको सुनने से ही शायद कुछ लिखने लायक बनी हूँ, जो आज आप सबके साथ जुड़ पाई हूँ। तो सिर्फ 2 लाइनें हैं, अगर आप सब लोग आज्ञा दें नहीं तो। नहीं, स्वागत है। इतने आंसू तो सारी जिंदगी न आए, इतने आंसू तो सारी जिंदगी न आए, जितने अब एक दिन में आते हैं। इतनी झुंझलाहट तो सारी जिंदगी न आई, इतनी झुंझलाहट तो सारी जिंदगी न आई, जितनी अब हर घंटे आती है। इतनी असहाय तो मैं जिंदगी भर न हुई, इतनी असहाय तो मैं जिंदगी भर न हुई, जितनी अब हर कदम पर होती हूँ। इतनी भगवान से कभी न रूठी, इतनी भगवान से कभी न रूठी, जितनी अब हर पल रूठी हूँ। जितनी इतनी तो मैं कभी न टूटी, इतनी तो मैं कभी न टूटी, जितनी अब मैं बिखरी हूँ, जितनी अब मैं बिखरी हूँ। इतने भाग्यशाली तो हमारे बच्चे न हैं, इतने भाग्यशाली तो अब हमारे बच्चे नहीं, जितने कभी हम होते थे। इतने अकेले तो हम कभी न थे, जितने पापा के बाद हुए हैं, जितने पापा के बाद हुए हैं। काश कोई तो जतन होता, काश कोई तो जतन होता उनके पास जाने का। तो पूछती उनसे, तो पूछती उनसे, कैसे रहते हो आप अपने बच्चों की आहट के बिना। तो पूछती उनसे, कैसे रहते हो आप अपने बच्चों की आहट के बिना। सब आपको दिन रात याद करते हैं, सब आपको दिन रात याद करते हैं, और आप छुप छुप कर रोते हो, और आप छुप छुप कर रोते हो। चलो आओ फिर एक बार, चलो चले आओ फिर एक बार, अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी छोटी सी दुनिया में हमें
हमारा सारा खजाना मिल जाएगा, हमें हमारा सारा खजाना मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कारगर पे, बहुत अच्छा। बस ये एक ऐसा एहसास पड़ाव है नहीं जहाँ कर हम सकते सब हैं। की लाइफ में आता है और हम कुछ नहीं कर हम्म, पाते हैं, सभी को उसका बस नम सामना हो करना जाते पड़ता हैं और है, कुछ नहीं। कुछ नहीं कर पाते। आपकी कविता ने बस नम कर दिया। बिल्कुल फैक्टफुल है। अब बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जी सर। अब हम लोग मेघना जी, कार्यक्रम के जी सर, समाप्ति की ओर बढ़ गए हैं। इच्छा तो नहीं हो रही समाप्त करने की, लेकिन समय के अनुसार सब काम नियत है, तो उसको ये भी समाप्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अवस्थी जी कवियों कुछ का कह तहे दिल से मेघना जी, अवस्थी जी कुछ जी कुछ जी कह जी रहे जी थे, जी, वो स्वागत है, स्वागत है। अगर अगर 2 मिनट का समय हो तो इसी संदर्भ जी में एक छोटी सी रचना मैं भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी जी, प्रस्तुत कीजिए, स्वागत है सर जी। तेरी फुलवारी का फूल, मैं माँ की स्मृति में मैं कहना चाह रहा हूँ। तेरी जी फुलवारी का फूल मैं अभागा, चली गई तू जब माँ तब कहीं मैं जागा। चरण रज छूकर निहाल हो पाता, चरण रज भी छूकर निहाल हो जाता, अगर 2 पल सच में तेरा लाल हो पाता, अगर सच में तेरा लाल हो पाता। मन की निज व्यथा कथा ही तो रह गई, मन की निज व्यथा कथा ही तो रह गई, सुनने के पहले ही माँ मेरी चली गई। कहने को दिगदिगंत देते खुशियां अनंत, सुमन निष्प्राण छोड़ मलय गंध चली गई, सुमन निष्प्राण छोड़ मलय गंध चली गई। अंतिम पंक्तियां हैं। वैसे तो सब अपने, वैसे तो सब अपने, सच्ची में है सपने, वैसे तो सब अपने, सच्ची में है सपने, तेरे स्नेह बिना सूना जग हो गया। चलता हूँ, ढलता हूँ, खाता हूँ, पलता हूँ, तेरा ये छोना बस खिलौना ही रह गया, तेरा ये छोना बस खिलौना ही रह गया। वाह, जब पक्का हो जाए बहुत सुंदर, तब कौन बात बहुत है। सुंदर, इसलिए इतना एकदम उसमें बहुत व्यक्ति है, बहुत खूब। अवस्थी जी ने बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चाहते तो कितना ही लिखो वही कम है, वही क्योंकि हम खुद उनकी लेखनी है, उन्होंने हमें गढ़ा है। सच कहा, कुछ भी लिखने सब कम ही हो जाता है, माँ बाप पर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो सबसे बड़े हैं। जब पक जाएगी तो चारपहिया आप बड़े और आराम से जो कभी है कभी ये लोग, लगता है त्रिपाठी ये सर सर किसी से का, बात। हाँ वही, उनका माइक ऑफ हो जाता तो अच्छा रहता है, अच्छा, सर ने तो ऑफ करना भूल। अच्छा, ये मेघना जी, बड़ी खुशी की बात है कि प्रवीण जी ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, अपने अरे साथ वाह, जुड़ गए हैं, दिख रहे हैं। जी 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 जी, तो मैं एक गलती सुधार करना गुड चाहता इवनिंग हूँ, प्रवीण जो सर। हम लोगों की तरफ से जो है हुई है कि ये जो इंडोलॉजी फाउंडेशन है, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई है, इसमें मैं, प्रवीण जी और एक हमारे और तीसरे सहयोगी भी थे जो फिलहाल नहीं है इन दिनों सक्रिय, हम लोगों ने मिलकर रखी है। तो इसमें सबका बराबर का एक जैसा योगदान है, ये कोई उसमें उप नहीं है, कोई प्रमुख नहीं है, बस ये मैं है ना, ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि सबकी जी अपनी जी अपना अपना अलग क्षेत्र है। और एक संकल्प बना कि चलिए कुछ वो संकल्प ये था कि हम भारत की वैचारिक श्रेष्ठता को स्थापित करें, क्योंकि हमारे जो विचार हैं, चाहे वो हिंदी में ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे दुख भी हुआ था। नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, क्षमा करें, महाप्रसाद प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में उन्होंने जो जो लिखा हुआ मिलता है कि उन्होंने यूरोपीय काव्य से प्रेरणा लेकर लिखने के लिए हमारे हिंदी के कवियों को, जिनमें कि सुमित्रा नंदन पंत जी भी आते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, इनको प्रेरित किया। इन्होंने, उनके पत्र हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा शैली की तरह से लिखिए, इसकी तरह से लिखिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने बहुत पहले 2, 3, 4, 5 साल पहले लगता है फेसबुक में एक पोस्ट करी थी कि हिंदी कितनी अंग्रेजी है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि हिंदी की जो वैचारिक प्रेरणा है, जो उसका बीज है, वो यहीं की मिट्टी से आए। वो ब्रिटिश युग गया,
अब हमारी प्रेरणा हमारी अपनी मिट्टी से आए, हमारी सुगंध हमारी हिंदी में रहे। हम कोई विचार क्यों यूरोप से लें। तो जो बीच में एक प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन वगैरह चले थे, ये सारे के सारे आयातीत हैं। क्योंकि प्रगतिवादी मीन्स जो है वो प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप बना, वो लंदन में बना। फिर उसमें से एक शख्स थे, वो भारत आए, फिर उन्होंने यहाँ के लोगों को जोड़ा, और जिसमें प्रेमचंद भी शामिल थे और कई लोग शामिल थे। जब जब जानकारियां सामने मिली तो मुझे लगा कि ये तो हिंदी के नीचे से जमीन ही हिल गई है, जो जिस तरह की बातें थी। और वो तो अब वो दौर खत्म हुआ, अब तो प्रगतिवादी आंदोलन था वो भी समाप्त है, हमारी हिंदी भारत की हो जाए। वो एक विचार था। हर क्षेत्र में हमारा ये विचार है कि हम भारत में भारतीय विचारों की श्रेष्ठता स्थापित करें। ये आंदोलन था, ये हम लोगों का संकल्प था। और इसमें 3 लोग शामिल थे, 2 हम लोग आपके सामने हैं, एक व्यक्ति अभी हमसे दूर है, और कभी जब संयोग होगा तो उन्हें भी साथ में ले आएंगे। इतना मुझे कहना था। प्रवीण जी और आप। सर, आपके विचारों से बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। और आपके लेख जो कभी आप जो लिखते हैं, बड़े सोचपरक बातें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों से मिलकर। जी जी, प्रणाम। जी, आप हमें पूर्ण विराम की तरफ ले चलेंगे। इसी बीच प्रवीण जी को कुछ कहना होगा। जी जी सर, प्रवीण सर को आमंत्रित करते हैं मंच पे। पहले तो मैं इंडोलॉजी फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी का, वर्षा अग्रवाल जी का, श्रीमती लता जी का, और सत्य प्रकाश अवस्थी जी का, और सपना साहू जी का